हम लाते। शब्बीर का कहना है कि तकदीर के अपने फैसले होते हैं और इंसान की तदबीर कुछ और ही करती नजर आती है। कभी कभी वो भी हो जाता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। 8 बरस गुजर जाने के बावजूद सादिया माँ बनने से महरूम थी और यही बात उसके और उसके ये सब तो अल्लाह के हाथ में है ना। यही बात तो आपके भाई साहब को समझ नहीं आती भाभी। उनका फरमाना है 8 साल हो गए, अब मैं और औलाद के बगैर नहीं रह सकती। क्या हो गया भाई साहब को? किसी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। लाई सामान मुझे दे, मैं बात करूंगी उनसे, मैं समझाऊंगी उन्हें। भाभी क्या खाक बात करेंगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या मतलब? उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। क्या? शब्बीर ने देखा कि सादिया फूट फूट कर रो रही थी। भाभी हैरत में थी और सादिया का छोटा भाई शकील अपनी बहन को दिलासा भी दे रहा था और उसके चेहरे पर गुस्से के भी तासुरात थे। बकर की रिहायशी सादिया और शर्मीन बीबी की वट्टे सट्टे पर शादी हुई थी। शर्मीन बीबी 2 बच्चों की मां हो गई थी, जबकि सादिया को औलाद ना होने की वजह से तलाक का सामना करना पड़ रहा था और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर बड़े भाई के घर आ गई थी, जहां सादिया का छोटा भाई शकील उसकी दिलजोई करता था। शब्बीर ने देखा कि सादिया का छोटा भाई शकील चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुआ और चाय बहन की तरफ बढ़ा दी। सादिया किसी गहरी सोच में थी। चीनी डाली जी, 1 चम्मच। भाई भाभी की मुनाफकत देख रहे हो, ऊपर ऊपर से कितनी हमदर्दी जता रही है ना। अंदर ही अंदर तो खुश हो रही होगी कि इसके साथ जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। मगर इसमें भाभी का क्या कसूर? भाई तुम्हें नहीं पता, इसके कहने पर ही इसके भाई ने मुझे तलाक दी है। कहीं और शादी करवा रही है अपने भाई की ये। अच्छा, लेकिन मैं भाभी को ऐसा नहीं समझता था। भाई तुम्हें क्या पता, उस घर से मैं अजाब झेल कर आ रही हूँ। आज आने दो आज भाई साहब को, साफ साफ बात करूंगी मैं उनसे। क्या बात करोगी? यही कि भाभी के भाई ने तुम्हें छोड़ दिया और भाई भाभी को छोड़ दे? हाँ बिल्कुल, ये क्यों ऐश करे मेरे भाई की कमाई पर। सादिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उल्टी सीधी बातें सोच रही हो। भाई तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी डायन है ये, मुनाफिक है मुनाफिक। 2 बच्चे क्या पैदा कर लिए, समझती है मेरे भाई पे कब्जा ही कर लिया। भाई और भाभी के दरमियान कभी झगड़ा तो नहीं होता? अब होगा ना झगड़ा, जब मैं भाई साहब को इनकी हरकतें बताऊंगी। रोज मेरे शौहर को फोन करके बोलती हैं तुम्हारी बीवी मनहूस है मनहूस, तुम्हें एक बच्चा पैदा नहीं करके दे सकती, और अगर पैदा कर भी दिया ना तो लंगड़ा लूला पैदा करेगी। बस बस, चुप हो जाओ अब। तुम लोगों की तो ऐसी चलती रहती है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, भाभी से कोई झगड़ा वगड़ा मत करना। भाई लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। ठीक है। शकील लाइट बंद करके कमरे से निकल गया और फिर कुछ ही देर में कमरे की लाइट दोबारा ऑन हुई तो सादिया की भाभी सादिया को सोता देखकर हैरान रह गई। सादिया, सादिया, तुम इतनी जल्दी सो गई, खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं भाभी, अभी मैं सो रही हूँ, जब उठूंगी तो खा लूंगी। और लाइट बंद कर दीजिएगा। सादिया की भाभी ने कंधे उचकाए और लाइट बंद करके बाहर निकल गई। सादिया और उसकी भाभी के दरमियान सर जंग अब इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उधर सादिया की पूरी कोशिश थी कि वो अपने भाई को इस बात पर राजी कर ले कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी बहन की बेइज्जती का इंतकाम ले, लेकिन सादिया का बड़ा भाई इसके लिए तैयार नहीं था। सादिया, कभी तो ढंग की बात कर लिया करो। अगर तुम्हारी तलाक हो गई है तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी बीवी को भी तलाक दे दूं? कौन पालेगा मेरे बच्चे? भाई पालने वाली बहुत मिल जाती हैं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है ना तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। और खुदा के लिए इस घर को जहन्नुम नहीं बना। तुम्हें अगर मेरी बीवी इतनी बुरी लगती है ना तो अपना कोई और ठिकाना देख लो। क्यों? मैं क्यों बनाऊं अपना ठिकाना? ये घर मेरा भी है, अम्मी अब्बू दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, तो मैं ही अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ। ये रोज की चिक चिक से तो जान छूटेगी मेरी। सादिया का बड़ा भाई उठकर जाने लगा तो दरवाजे पर उसकी बीवी खड़ी नजर आई, जो खा जाने वाली नजरों से अपनी नंद को देख रही थी। सादिया की भाभी अपने शौहर को पकड़ कर ले गई।
इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सूरत हाल खुलकर सामने आ चुकी थी। नंद भावज एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। सादिया के भाई ने मकान के बीच दीवार उठाकर खड़ी कर दी थी और अपना खाना पीना अलग कर लिया था, लेकिन बावर्ची खाना एक ही रहा जहां सादिया और उसकी भाभी की मुठभेड़ हो जाया करती थी। अब सादिया हर लम्हे इसी टो में रहने लगी कि कहीं उसकी भाभी उसके भाई से उसकी बुराई तो नहीं कर रही। एक दिन सादिया ने दीवार से झांकते हुए देखा कि उसकी भाभी और भाई दालान में बैठे नाश्ता कर रहे थे। वैसे एक बात है, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ ज्यादती नहीं की? क्यों? उसका क्या कसूर है इस सब में? तो अगर औलाद नहीं हुई तो इसमें मेरी बहन का क्या कसूर है? बस रहने दें। आपकी बहन औलाद चाहती ही नहीं थी। मेरा मुंह मत खुलवाएं। सारा कसूर ही उसी का है। हाँ, तुम मेरी बहन के ऊपर कोई घटिया इल्जाम लगाओगी? मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो है ही ऐसी। इस दौरान सादिया दीवार से झांकती नजर आई। भाई भाई देखा ना आपने, इस औरत की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। इस औरत ने किया मेरा घर बर्बाद। ये बहुत चुगलखोर औरत है। औरत क्या डायन है, डायन। डायन होगी तू। चुप कर। भाई मुझे क्यों डांट रहे हो? इस औरत को देखो। मैं तो कहती हूँ इस औरत को छोड़ दो, जान छुड़ा लो अपनी, वरना एक दिन डायन तुम्हें दिखा जाएगी। चुप नहीं करेगी तू? अरे छोड़े आप, क्या इसके मुंह लग रहे हैं? भाई जूता लेकर मारने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी बीवी ने उसे रोक लिया और अपने शौहर को घसीटती हुई अंदर ले गई। अब सादिया का बस नहीं चल रहा था कि कब और किस तरह उसका भाई भाभी को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दे। फिर उसने एक खतरनाक फैसला किया और इस फैसले में अपने छोटे भाई शकील को भी शामिल कर लिया। शब्बीर ने देखा कि सादिया अपने छोटे भाई शकील के साथ इंतहाई राजदारी से बात कर रही थी और उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, और भाई की हरकत उस सकनात से लग रहा था कि उसे अपनी बहन के फैसले पर एतराज था। वो उसके साथ ताउन करने पर तैयार नहीं था, मगर सादिया मुसलसल बहस किए जा रही थी। और फिर शब्बीर ने देखा कि भाई ने उसका साथ देने की हामी भर ली। अपने खतरनाक फैसले पर अमल दरामद के लिए उस रोज सादिया सुबह सवेरे उठ गई थी। एक दिन सादिया किचन में काम कर रही थी तो उसे बीच का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो भाभी किचन की तरफ आ रही थी। सादिया ने बिजली की सी तेजी के साथ गैस सिलेंडर का मुंह खोल दिया और किचन से बाहर निकल गई। सादिया की भाभी तमाम हालात से बेखबर जैसे ही किचन में पहुंची, शब्बीर ने देखा कि सादिया दौड़ती हुई अपनी भाभी की तरफ लपकी और उसके हाथ में एक बोतल थी जो उसने अपनी भाभी पर छिड़क दी। सादिया की भाभी को अंदाजा हो गया था कि उसकी नंद ने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया था। भाभी ने अपनी नंद को पकड़ लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हुई तो शोर शराबे से सादिया की कमसिन भांजी और भांजा दौड़ते हुए वहां आ गए और अपनी माँ और फुप्पी से लिपट कर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक तो शब्बीर ने जो कुछ देखा वो आपको बता दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हसद और इंतकाम की आग में जलती बे औलाद नंद ने जो कदम उठाया वो इंतहाई जालिमाना था। वो छोटे छोटे कमसिन बच्चे, सादिया की भाभी और खुद सादिया भी किचन के एक ऐसे माहौल में मौजूद थे जिनमें गैस खुली हुई थी, पेट्रोल छिड़का हुआ था। सादिया ने हसद और इंतकाम की आग में ये सोचे बगैर कि वो खुद भी कोयला हो जाएगी, दिया सलाई जला दी, जिससे सादिया और उसकी भाभी और दो मासूम बच्चे देखते ही देखते कोयला हो गए। इस संदोहनाक वाक़े के बारे में गांव वालों को सिर्फ इतना मालूम था कि एक सानिया हो गया है। मरने वालों की नमाज जनाजा में सैकड़ों लोग शरीक थे और फिर इस मामले पर खामोशी छा गई। वाक़े के 2 रोज बाद सादिया के 2 बड़े भाई जो इस सहाने का तजिया करने बैठे तो पता चला कि उनका छोटा भाई शकील अपनी बहन का सबसे बड़ा हिमायती था, 2 रोज से घर से गायब था। भाइयों ने जब शकील को ढूंढकर एतमाद में लिया तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने शकील को गिरफ्तार कर लिया। यह है सादिया का भाई शकील, जिसने शब्बीर को बताया था कि उसने अपनी बहन के कहने पर उसे बाजार से पेट्रोल लाकर दिया था। सिस्टर को एक दिन पहले पता लगा, मुझे 2 महीने पहले मैं इसी तैयारी में था। पेट्रोल आपने कहाँ से खरीदा? दुकान से। इनकी दुकान से। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। दोनों ने भाई और बहन ने मिलकर प्रोग्राम बनाया, पेट्रोल का बंदोबस्त शकील अहमद मुल्ज़िम ने किया। फलाने को अमली ड्रामा जो है समाज सादिया बीवी ने उस प्लानिंग के तहत पहले गैस लीक की किचन में, और गैस लीक करने के बाद पेट्रोल छिड़के के बाद जब दिया सलाई जलाने गई तो किचन में मौजूद बच्चे और उसकी भाभी और ये आज खुद भी आग पेट में आ गई। बहरहाल
हमने शकील अहमद को इंटरोगेट किया, तो उन्होंने एक टीम बुलाई, जाके वकास साहब को बुलवाया और हमने वो जो भी हमारी जो प्रोफेशनल कार्रवाई होती है वो हमने करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है, बल्कि ये 4 टीम की जाने का प्लानिंग के तहत कत्ल किया। अब जरा इस बुजुर्ग की भी गुफ्तगू सुन लीजिए। सारा रिश्ता आप बैठे बैठे सकते ये नसीब मैं आपकी बेटी भी थी, इन्हें भी हमेशा अपना गुजर पड़ गई। 6 साल रिश्ता चल रहा है, तो फिर साल मैंने पूछ रहे थे बहन तलाक सबर उसके बाद मैं भी सारा बंद कर देना आकर पूरे न वैसे और मैं आकर चलो मेरे बच्चे तू खुश है, बस इस चीज़ खुश हैं पूछे मिसाल तू जो खुश है तेरे बच्चे नहीं करना कर बताना चाहते तो बचेगा सारा बोल चाल ये इसके बाद इन्होंने सर ये वो गराइश वधी है बल्ला मोस रुके कागज लेके कीता अल्लाह जज़ा करने सब दूर पड़ा है तेरे ऐसा है ना तो ये आज पहली बिहार छीनी बन गई तो इसे रशे पूरा रह गया मदरा के ये बस सारे को ले बड़ा भाई ये हर कोई गलती की गई उस गलती की माफी मांग मन बात शब्बीर ने हसद और इंतकाम पर मबनी इस इंतहाई अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की थी वो खुद भी उस गड्ढे में गिर गई और हलाक हो गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जलालपुर जटिया में एक बिल्कुल अनोखा वाकया देखा है, जिसमें 2 हम उम्र लड़कियां एक दूसरे की गहरी दोस्त थीं, जबकि एक लड़की के घर वालों को इनकी ये दोस्ती पसंद नहीं। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 19 साला समन नामी लड़की कमरे के अंदर किसी से फोन पर बात कर रही थी। कमरा अंदर से बंद था और बाहर समन की माँ दरवाजा पीट रही थी। दरवाजा खोल, दरवाजा क्यों बंद है? किससे फोन पे बातें कर रही है? खोल, खोल दरवाजा। समन, अम्मी दरवाजा खुला है और मैं किरण से बात कर रही हूँ। क्या कर रही हो? माँ दरवाजा खोलकर अंदर गई तो बेटी पर बरस पड़ी और उसके हाथ से फोन छीनकर कानों से लगा लिया। अम्मी क्या कर रही हैं आप? तुझे मैंने मना किया था ना किरण कि मेरी बेटी से बात नहीं करेगी, तो तूने कैसे फोन किया? खाला मैंने फोन नहीं किया, आपकी बेटी ने फोन किया, पूछ ले उससे। क्या मेरी बेटी ने फोन किया? मैं तुझे समझा रही हूँ कि अगर अब तूने समन को फोन किया ना तो मैं तुझे थाने भेज दूंगी, समझी? समन की माँ ने लाइन काटकर गुस्से में फोन बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। अम्मी क्या हो गया है आपको? बात ही तो कर रही थी बेचारी। फोन दे मेरा। मैं तेरा फोन तोड़ के फेंक दूंगी और अगर मैंने अब तुझे किरण से बात करते हुए देखा ना तो फिर तू अपनी खैर मनाना, अपनी और अपनी सहेली की भी, समझी? समन की माँ बेटी का फोन लेकर चली गई और समन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। माँ के जाने के बाद वो अपनी जगह से उठी, जोर से दरवाजा बंद किया, उसकी चटखनी लगाई और कमरे में मौजूद चीजों को धड़ाधड़ फेंकने लगी। जिसकी आवाज समन की माँ के कानों में गई तो वो किसी जख्मी शेरनी की तरह गुस्से में बिखरी हुई पलटी और दरवाजे को लात मारने लगी। समन दरवाजा खोल, समन दरवाजा खोल। समन ने खामोशी से दरवाजा खोला और पलटकर बिस्तर पर पड़े कंबल में मुंह छुपाकर लेट गई। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तूने? वो आवारा तुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, अभी देखती हूँ कि तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। कहाँ है इसका नंबर? अभी बात करती हूँ मैं इससे। समन की माँ अपनी बेटी के मोबाइल से आखिरी कॉल तलाश करने लगी। इस दौरान समन अचानक तेजी से निकलकर माँ से फोन छीनने की कोशिश करने लगी, मगर माँ ने फोन पर गिरफ्त मजबूत रखी और उसकी सहेली किरण को फोन मिला दिया था। हाँ समन बोलो, क्या हुआ? मैं समन नहीं है, उसकी माँ बोल रही हूँ। और तुझे मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत है ना, अब देखती हूँ कि तुझे कितनी मोहब्बत है। खाला वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। अच्छा, जो मैं बोलूंगी तू करेगी उसके लिए? खाला मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, वो बहुत मासूम और अच्छी सहेली है। तो ठीक है, तू अपने बाल कटवा ले। समन हैरत की तस्वीर बनी अपनी माँ के सामने खामोशी से खड़ी हो गई। क्या? मगर क्यों? बस देख ली मैंने तेरी मोहब्बत।
आवारा मक्कार, अगर तूने अपने बाल नहीं कटवाए ना तो मेरे घर की तरफ रुख भी नहीं करना, समझी? लाई फोन दे मेरा इधर। मैं पूछती हूँ अम्मी बाल अपने क्यों कटवाएगी? लड़की है वो। मुझे भी पता है कि वो लड़की है, लड़का नहीं है, लेकिन अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उसको कुछ तो करना होगा ना। लाई मेरा फोन दे इधर, वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। समन ने माँ के हाथों से फोन छीन लिया और माँ पांव पटकते हुए चली गई। कुछ नहीं होने दूंगी। जबकि समन अपनी सहेली को फोन मिलाकर उससे बात करने लगी। किरण, यार बुरा मत मानना, अम्मी का दिमाग ज्यादा ही चल गया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा तुम्हारी अम्मी ऐसा क्यों कर रही है। किरण, मैंने तुम्हें बताया था ना, अम्मी मेरे कजिन से शादी करवाना चाहती हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे कभी शादी नहीं करूंगी। एक नंबर का आवारा लड़का है वो। और मैंने जब अम्मी को मना किया तो अम्मी कहती है तुमने मुझे भड़काया है। यार तुम मेरी मदद करो प्लीज यार। तो मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। यार किरण, तुम मुझे कहीं भी ले चलो, कहीं पे भी छोड़ देना यार, नहीं तो अम्मी अभी तो मुझे बाहर में झोंक देंगे। समन तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे पास मेरे घर आ जाओ। कैसे आऊँ यार? अम्मी निकलने देंगी तो आऊंगी ना। अच्छा चलो तुम फोन रखो, मैं तुमसे कुछ देर में बात करती हूँ। क्या मसला है यार? किरण और उसकी सहेली समन की दोस्ती समन की माँ को बुरी तरह खल रही थी और वो हर हालत में ये ताल्लुक खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि किरण ने उनकी बेटी के जहन पर कब्जा कर रखा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि समन की माँ इंतहाई गुस्से और दो टोक अंदाज में अपनी बेटी से बात कर रही थी। तुम्हारे अब्बा बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं, उनके आते ही मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगी, और अगर तुमने जर्रा बराबर भी होशियारी की ना तो फिर समझ लेना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मैं उससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। अभी माँ बेटी के दरमियान तू तू में हो ही रही थी कि लड़की की सहेली हंसती हुई अंदर दाखिल हुई। समन अपनी सहेली को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने लड़कों की तरह बाल कटवा रखे थे और एक नजर में वो बिल्कुल लड़का मालूम होती थी। किरण, ये तुमने क्या कर लिया? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती हूँ। खाला बस आ गया यकीन आपको मेरी मोहब्बत का। तेरी वजह से तो मेरा घर बर्बाद हुआ है। जा, निकल जा मेरे घर से, चली जा। खाला मेरी बात तो सुने। मैंने कहा ना कि दफा हो जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। बहुत हो गया अम्मी। किरण, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं यार, तुम यहीं रहो। खाला आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जबकि उससे शादी नहीं करना चाहती, आप उसकी शादी उससे क्यों कर रही हैं? हाँ, तो ये तुझसे शादी करेगी, आवारा बच्चलन। तौबा तौबा, आपकी जुबान। सॉरी समन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जा रही हूँ खाला मैं यहाँ से। हाँ हाँ जा, निकल यहाँ से। किरण नाराज होकर जाने लगी तो समन की माँ कोसने देने लगी। खबरदार जो तूने अपनी मुझे शक्ल दिखाई। आ गई बाल कटवा के। हाँ तो आपने तो कहा था उसे बाल कटवाने के लिए। अच्छा, अगर मैं उसे कहूंगी कि खुदकुशी कर ले तो क्या वो खुदकुशी भी कर लेगी? ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद ही अच्छी थी। माँ के इल्जामात और रवैया देखकर समन को यकीन हो गया था कि अब उसकी सहेली किरण कभी उससे राबिता नहीं करेगी। अपने आप को बिल्कुल तन्हा पाकर समन पर मायूसी और जुनून का दौरा पड़ गया। अब समन खामोशी से या तो अपने कमरे में टहलती रहती या फिर जुनून चढ़ता तो चीजें तोड़ने फोड़ने लगती। कई बार उसका जी चाहा कि वो घर छोड़कर भाग जाए, मगर कहाँ। फिर एक दिन उसने रात की तारीकी में अपनी सहेली को फोन किया तो उसने उसका फोन नहीं उठाया। फिर शब्बीर ने देखा कि एक दिन वो घर से निकलने लगी तो माँ ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। समन ने माँ से बाजार का बहाना किया और घर से निकलकर सीधी अपने दोस्त के घर पहुंच गई। किरण की माँ ने दरवाजा खोला और उसके पीछे से किरण भी नमूदार हो गई। फोन कर रही थी, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? तुम्हें क्या हो गया? अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो, कहाँ थी तुम? देखो यार, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहती। बर्बाद तो हो ही चुका है।
ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती यार। तुम इसे अपने घर समझो, लेकिन देख लो कोई गड़बड़ ना हो जाए। मुझे अब परवाह नहीं है। अगर मैं वहाँ वापस गई ना तो तुम मेरी लाश ही देखोगी। क्या बोल रही हो? अंदर चलो। समन जब शाम तक वापस नहीं आई तो उसकी मां ने थाने में अपनी बेटी की अगवा का इल्जाम लगाकर समन की सहेली किरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उधर शब्बीर ने देखा कि दोनों सहेलियां कराची जाने वाली एक बस में सवार थीं। किरण ने लड़के का रूप कुछ इस तरह धार रखा था कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था कि वो लड़की थी या लड़का। कराची पहुंचकर शब्बीर ने उन्हें बस से उतरकर एक रिक्शे में सवार होते देखा। उधर शब्बीर ने देखा कि एफआईआर कटने के बाद पुलिस ने किरण के घर छापा मारा और उसकी मां को अपने साथ ले गई। समन की मां ने बताया था कि किरण और समन कराची में एक रिश्तेदार के घर में हैं, जिसके बाद एक पुलिस पार्टी कराची रवाना हो गई। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार दरवाजे की बेल बजा रहे थे। बाहर एक शख्स निकला तो पुलिस ने वही तफ्तीश शुरू कर दी। इधर आओ। पंजाब से यहाँ 2 लड़की आई हैं आप? जी सर, मेरी भांजी है, उसके साथ अपनी सहेली आई है, कराची घूमने आई। सुमन और किरण? जी जी सर। जाओ इन दोनों को लेते आओ। मैडम खैरियत? खैरियत छोड़ें, ये बताएं लड़कियां कहाँ हैं? अंदर है। शब्बीर ने देखा कि लेडी सर्चर घर में गई और चंद ही लम्हों में दोनों सहेलियों को लेकर बाहर आ गई। किरण लड़के के रूप में थी और समन ने सर पर स्कार्फ ले रखा था। पुलिस किरण और समन को गिरफ्तार करके पंजाब ले आई और दोनों को अदालत में पेश कर दिया। समन की मां ने मुबैना तौर पर यह इल्जाम भी लगाया था कि किरण लड़की होते हुए भी उसकी बेटी से शादी करना चाहती थी और उसने इसी नियत से अगवा किया था। जब किरण को ये बात पता चली तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने समन की मां के इल्जाम को झूठ और साजिश करार दे दिया। यह है किरण। इसकी और मेरी थोड़ी क्लोजिंग की फ्रेंडशिप थी, तो इसकी वालदा के मतलब सवालात मुझे परेशान कर देता। उन्होंने कहा कि किरण तुम इसकी दोस्ती के लिए क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा आप क्या करवाना चाहती हैं? उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसकी दोस्ती के लिए ये पहले साबित करो, अपने बाल कटवाओ, बाल में ये चीज होती है। तो उनके सवाल के लिए मैंने अपने बाल कटवाए। ये सिर्फ एक गलत बकवास है क्योंकि इस्लाम में लड़की लड़की की शादी जायज नहीं है और ये झूठी अफवाह फैलाई है इसकी वालदा ने। और ये है 19 साल समन। मेरा कजन की कोई भाई, उससे मैं निकाह करना चाहते थे, मुझे पसंद नहीं था। कहते से शादी कर लो, निकाह कर लो, पर मैंने नहीं करना, वो लड़का सही नहीं है, मैंने इससे शादी नहीं करनी। तो कहता है निकाह कर दिया। नहीं, आप लोगों के दिन शीन रखे थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो क्या कह रही हो आप? तो कह रही हो सुबह निकाह था। मुझे निकाह था, निकाह कर देना, पर मैंने कहा था मैंने निकाह नहीं करना, ना मैंने शादी करनी है, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने किरण की मदद की। अदालत ने समन और किरण के बयान के बाद लड़की से लड़की की शादी के मुबैना इल्जाम को मुस्तरद करते हुए किरण को रिहा कर दिया था, जबकि समन की दरखास्त पर उसे दारुल अमान भिजवा दिया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों गुजरावाला के इलाके बागवानपुरा की हुदूद में एक औरत की लाश देखी है, जिसे गर्दन पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को नवीद कॉलोनी चौक में औरत के कत्ल की इत्तला मिली तो शब्बीर ने देखा कि पुलिस वहां फौरन पहुंच गई। औरत की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। इलाके में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक गुजर रहा था, मगर थोड़ी ही दूर लाश के पास लोगों का जम्मे गफीर था और औरत का मोबाइल और पर्स भी उसके पास पड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अस्पताल रवाना कर दी और कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को मालूम हुआ कि कत्ल की जाने वाली औरत का नाम गजाला था, जिसने पहले शौहर से तलाक लेकर दुबई में किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी और शादी के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आ गई थी, जहां उसकी महविश नामी एक भांजी थी जिसको गजाला ने ही पाला था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये महविश नामी लड़की की तस्वीर है। पुलिस के मुताबिक इस लड़की को अली रजा नामी लड़के से प्यार हो गया था। महविश अली रजा से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी मकतूला फूफी इस शादी के खिलाफ थी। मकतूला फूफी की मुखालफत के बाद उसकी भांजी महविश ने अली रजा से शादी कर ली, जो पेशे के लिहाज से दर्जी था। शादी के कुछ दिनों के बाद फूफी ने भांजी से ताल्लुकात ठीक कर लिए और उसका अपनी भांजी के घर आना जाना शुरू हो गया। पुलिस ने तहकीकात के बाद मकतूला गजाला के कत्ल के इल्जाम में मकतूला के दामाद अली रजा, उसके मामू और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। इन मनाजिर में आप देख सकते हैं कि मुल्जिमान पुलिस की तहवील में थाने लाए जा रहे थे। मुल्जिमान के हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं
और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। मकतूला गजाला के दामाद के हाथ उसके मामू के साथ हथकड़ी से बंधे हुए थे और वो मीडिया के सामने लाए जा रहे थे। मुल्जिमान को पुलिस अफसरान के सामने लाया गया तो अफसरान मीडिया से बात करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर में कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद मुल्जिमान को लॉकअप करने के लिए ले जाया गया। शब्बीर की निगाहों में अभी तक चौक पर पड़ी हुई लाश घूम रही थी। ये 35-38 साल की औरत थी जो हुलिये से खुशहाल नजर आ रही थी। गोली मकतूला की गर्दन पर मारी गई थी। थोड़ी देर में पुलिस ने शब्बीर को बताया कि जब पुलिस इत्तला के बाद वहां पहुंची तो क्या मंजर देखा। जब हम उधर पहुंचे तो पहले तो हमें कोई इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था, तो हमने ये डेड बॉडी जो है उठाई और हॉस्पिटल में उठाई। उसके बाद हमने उधर सर्च शुरू की और लोगों से पूछना वगैरह शुरू किया, इंफॉर्मेशन लिए कैसे हुआ, कौन था ये, इसका तल्लक किस घर से था। फिर आस्ता आस्ता हमें पता चला कि ये फलां इधर के रहने वाली है और इसकी एक पहले शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक दुबई से वापस आकर मकतूला ने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया था। इसकी पहले एक शादी हुई थी, इसको डिवोर्स हो गई थी। उसके बाद फिर इसमें ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। उसी दौरान ये दुबई में चले गई। उधर से इसने एक सऊदी था, शारजा में रहता था, उसका नाम मुबारक था, उसके बाद उधर रही। ये 17 में ही उधर से दुबई से वापस आई है, तो अपने घर में इसने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने शब्बीर को यह भी बताया कि मकतूला का दामाद अली रजा अपनी फूफी सास के घर आना जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसे मुबैना तौर पर गलत औरत समझता था। और इसकी एक भतीजी जो है ना, वो अली रजा नामी लड़का है, उसके साथ इसकी भतीजी का अफेयर था। तो वो शादी करना चाहती थी उससे, तो कुछ घर के लोग राजी थे, कुछ नहीं, लेकिन शादी अली रजा के साथ इसकी होगी, इसकी भतीजी महविश की। जब इसकी शादी महविश के साथ होगी तो फिर इसका गजाला जो इसकी फुप्पो लगती थी, ये इसके घर इसका आना जाना था। तो इसका ये वतीरा था, ये सुबह उठती थी और उसको मिलने चले जाती थी, इसके महविश के बेटे को, अली रजा के बेटे को। तो ये अली रजा को ये था कि ये मेरी बीवी को जो बुला रही है और ये तलाक दिलवा देगी और इसको भी दुबई ले जाएगी, तो उसके दिल में ये गराज था। मकतूला का दामाद किसी तरह अपनी सास से जान छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसकी सास अपनी भांजी पर तलाक के लिए दबाव डाल रही थी और दुबई ले जाकर दूसरी शादी कराने का लालच दे रही थी। अली रजा ने मामू और दोस्त से मशवरा किया कि उसे क्या करना चाहिए। जो मुश्ताक था वो आ गया, उसके बाद इसका अली रजा जो है दोस्त नुमान था और एक अफजल, इसके साथ इसने मशवरा किया। उन्होंने इस चीज़ का जिम्मा लिया, तो हम ये आपका काम जो है ना ये कर देते। तो ये 13/11/17 को अलग सुबह ये उधर फ्री गैस रोड पे उधर सुबह खड़े थे। उनको पता था जिस टाइम तो आती है। नुमान के पास भी पिस्टल था और ये अली रजा और मुश्ताक के पास, ये पीछे थे। तो मुश्ताक को जान दी थी, इसको भतीजे को इतना वो नहीं शक्ल से शनाख्त करती। वो जब उधर नुक्कर के पहुँचे, गली के नुक्कर में पहुँचे, तो इस नुमान ने फायर किया, इसकी जो गर्दन पे लगा और वो मौके पर ही उसकी जो है ना मौत वाक़या हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला का दामाद खुद तो सास को रास्ते से ना हटा सका, लेकिन उसके दोस्त नुमान ने गोली चला दी, जिसके बाद अली रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह है अली रजा जो अपने साथियों समेत गिरफ्तार है। शब्बीर ने जब अली रजा से तमाम मामलात के बारे में पूछा तो उसने शब्बीर को जो कहानी सुनाई थी वो ये है। मेरा घर खराब कर रही थी, मुझे घर वालों से भी अलहदा करवा दिया उसने, तो अलहदा हो के भी वो हमें ठीक रहने नहीं दे रही थी। ठीक है, 1-2 बार झगड़ा भी हुआ, कोई ना कोई ऐसा काम करती थी या ऐसा मौका ढूंढ रही थी कि ये हम झगड़ के खुद ही छोड़ दो, इसको मैं बाहर ले जाऊँ। उसने भी उसको भी कहा 1-2 मरतबा झगड़ा हुआ है तो तुम इसको छोड़ दो और मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ, बच्चा भी इसको दे दो। इसलिए सर मैंने इनसे बात की थी, यार दोस्त है मेरा,
तो ऐसी बात है यार, ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वरना मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। तो इसने कहा चलो ठीक है, ये हो जाएगा। अली रजा का दोस्त जिसने अपने दोस्त की खातिर मुबैना तौर पर दोस्त की सास को गोली मार दी थी, थाने में हैरान और परेशान नजर आया। शब्बीर ने जब मुलजिम के दोस्त नोमान से पूछा कि इसने गोली क्यों चलाई, कत्ल क्यों किया, जबकि उसका कोई इससे लेना देना भी नहीं था, तो नोमान ने सीधी सीधी बात बता दी कि भाई वो मेरी बेगम आंदी है, बेगम मेरी नु आंदी कि छड़ दे मेरे नाल दुबई चल, मैं तेरी उत्थे जा ना मेरा देवर और ना शादी करांदी ते इनू छड़ दे ते इन्हें मेरे नाल मसला जे यार मेरा घर ही अगे अम्मी अब्बू नाल रहिंदा ही, अम्मी अब्बू नाल उन्हें वखरियां कीता, लड़ाई पा घर रोज सुबह 6 बजे टुर जांदी करदी। तू ये रिस्क क्यों लिया? ऐसे तो लालच थी कोई? शब्बीर जब तहकीकात के बाद लौट रहा था तो उसकी निगाहों में सारे मनाजिर तेजी से चल रहे थे। चौक पर पड़ी हुई लाश, एहतजाज करते हुए लोग, थाने में मौजूद पुलिस एहलकार, मुल्जिमान को लाने और लॉकअप में बंद करने का अमल, मुल्जिमान के उतरे हुए चेहरे, सबसे बढ़कर वो मुल्जिम जिसका इस सारे मामले से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था। तकदीर ने उसे मुबैना कातिल बना दिया था। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और उम्मीद जाहिर की है कि जालिम को सजा और मजलूम को इंसाफ जरूर मिल सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे